बाल हमारे लिए गर्व का ताज है। हमारी डेली क्लिनिकल प्रैक्टिस में जिन समस्याओं से हम सबसे ज्यादा जूझते हैं, उनमें से एक है बाल झड़ने की समस्या। हर दिन 2 से 4 मरीज बाल झड़ने की समस्या लेकर आते ही हैं। इसलिए आज हम कोशिश करेंगे कि बाल झड़ने के कारणों और उनके इलाज के बारे में बात करें। आखिर बाल झड़ते क्यों हैं? इसके कई कारण होते हैं। सबसे पहले जो कारण मैं बताऊंगा, वह है जेनेटिक कारण। अगर आपके परिवार में आपके माता पिता या पिछली पीढ़ियों में कम उम्र में बाल झड़ने की समस्या रही है, तो आगे की पीढ़ियों में भी बाल झड़ने की संभावना हो सकती है। दूसरा कारण है स्ट्रेस से जुड़ा बाल झड़ना, और हमारे देश में यह बहुत आम है। जैसे आपने सुना होगा कि कोई स्टूडेंट एसएससी या एचएससी की परीक्षा देने के बाद कहता है, डॉक्टर, मेरी परीक्षा थी और उसके बाद से मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। कई लोग कहते हैं, डॉक्टर, मेरी सर्जरी हुई थी, मुझे टाइफाइड या डेंगू हुआ था और उसके बाद से मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। ये सभी स्ट्रेस से जुड़े बाल झड़ने के उदाहरण हैं। तीसरा कारण, जिसके बारे में जरूर बात करनी चाहिए, वह है हार्मोनल समस्या। हार्मोनल इश्यूज में आप में से कई लोग हाइपोथायराइड के बारे में जानते होंगे। थायराइड की समस्या में भी बहुत ज्यादा बाल झड़ते हैं, और हमारे देश में हाइपो और हाइपरथायराइड के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। साथ ही जब हम जांच करते हैं, तो हम पाते हैं कि हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड से जुड़ा बाल झड़ना बहुत ज्यादा होता है। हार्मोन से जुड़ा दूसरा कारण है प्रेगनेंसी। महिलाओं को अक्सर कहते सुना जाता है, डॉक्टर, प्रेगनेंसी में मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए थे, लेकिन डिलीवरी के बाद बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रेगनेंसी के समय कुछ हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बाल बहुत अच्छे और घने हो जाते हैं। लेकिन डिलीवरी के बाद क्या होता है? हार्मोन कम होना शुरू हो जाते हैं। जब बच्चे की उम्र 4 से 18 महीने के बीच होती है, उस समय हम देखते हैं कि माँ के बाल सबसे ज्यादा झड़ते हैं, क्योंकि उस समय हार्मोन अपने पहले के स्तर यानी नॉर्मल लेवल पर आना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जो कारण मैं बताऊंगी, वह है हमारी लाइफस्टाइल। आजकल हम में से बहुत लोग जाने अनजाने में क्रैश डाइटिंग कर रहे हैं। क्रैश डाइटिंग की वजह से क्या होता है, हमारे बालों के लिए जो न्यूट्रिशन जरूरी है, वह न्यूट्रिशन हमें नहीं मिल रहा या बहुत लोग उसे अवॉइड कर रहे हैं। इसी वजह से बाल झड़ रहे हैं। डैंड्रफ या सेबोरिक डर्मेटाइटिस या सेबोरिक फॉलिकुलाइटिस भी बाल झड़ने के एक और अहम कारण है। बहुत लोग हैं जो सालों साल डैंड्रफ के साथ जी रहे हैं, जिसकी वजह से बाल झड़ रहे हैं, लेकिन वे इसे ठीक से नोटिस नहीं करते। जब सिर से बाल गिरकर खाली हो जाता है, तब जाकर असल में आप नोटिस करते हैं कि बाल झड़ना सच में हो रहा है। इसके बाद जो बात मैं कहूंगी, वह यह है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम ठीक से मेहनत नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते। इसके अलावा हम ठीक से सोते भी नहीं हैं। बहुत लोग हैं जो जरूरत से ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं। ये भी बाल झड़ने के एक और कारण है। और अब जो कारण मैं बताने जा रही हूँ, उसे किसी भी तरह से अवॉइड नहीं किया जा सकता, खासकर लड़कियों के लिए। हम में से बहुत सी लड़कियां पार्लर जाने की शौकीन हैं। हम क्या करते हैं, हम रिबाउंडिंग करवा रही हैं, पर्म करवा रही हैं। इसके अलावा बालों के लिए और भी बहुत सारी सजावटी चीजें हम कर रही हैं, जिसकी वजह से बाल झड़ने की समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हम लड़कियों में यही है बाल झड़ने के कारण। जब कोई पेशेंट मेरे पास आता है, तो यही कारण होते हैं ट्रीटमेंट के लिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, देखना होता है कहीं उसे कोई हार्मोनल समस्या या किसी सप्लीमेंट की कमी तो नहीं है, और पूरी हिस्ट्री लेकर ही इलाज शुरू करते हैं। हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं जो सालों से चला आ रहा है, लेकिन बाल झड़ने के इलाज के ये तरीके पहले से प्रचलित हैं। आज मैं उन ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करूंगा जो हम लोग सालों से करते आ रहे हैं। साथ ही उन एडवांस ट्रीटमेंट्स के बारे में भी चर्चा करूंगा। जब हम यह तय कर लेते हैं कि किसी में कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है या नहीं, तो उस स्थिति में हम कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण दवा है जिसका जिक्र करना जरूरी है, वह है मिनॉक्सिडिल।
हम 2%, 5% और कुछ मामलों में 7% तक मिनॉक्सिडिल देते हैं। यह मरीज की स्कैल्प की स्थिति और उम्र पर निर्भर करता है। इसके अलावा अगर डैंड्रफ की समस्या हो या सेबोरिक फॉलिकुलाइटिस, डर्माटाइटिस से जुड़ी कोई समस्या या सोराइसिस जैसी कोई परेशानी हो तो पहले उसे पहचानना पड़ता है, लेकिन हमें उसका इलाज जरूर करना होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं वे क्या हैं। उपलब्ध ट्रीटमेंट्स में से एक है पीआरपी। पीआरपी का जिक्र किए बिना बात पूरी नहीं होती। आजकल दुनिया भर में हेयर फॉल के लिए जो प्रमुख ट्रीटमेंट्स हैं, उनमें से एक है पीआरपी। बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है कि पीआरपी क्या है। पीआरपी का मतलब है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। हमारे शरीर में, हमारे खून में 3 तरह की रक्त कणिकाएं होती हैं। इनमें से जो अनुक्रिका है उसे ही हम प्लेटलेट्स कहते हैं। हमारा टारगेट यही होता है कि इन प्लेटलेट्स को हम कंसंट्रेट करें और कंसंट्रेट करके उसे मरीज के सिर या स्कैल्प में इंजेक्ट कर दें। जब मरीज आते हैं तो हम उनका ब्लड कलेक्ट करते हैं। हमारा इरादा यही होता है कि प्लेटलेट्स को कंसंट्रेट करना ही हमारा उद्देश्य है ना? तो एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसे हम सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। सेंट्रीफ्यूज करके हम प्लेटलेट्स को कंसंट्रेट करते हैं। इसका मतलब है कि हम लाल रक्त से सफेद रक्त को अलग कर लेते हैं। फिर हम उसे छोटे छोटे इंजेक्शनों के जरिए सिर में डालते हैं। जब इंजेक्शन देने की बात आती है तो आप में से कई लोगों को चिंता होती है कि डॉक्टर, क्या इसमें दर्द होगा? नहीं, इसमें दर्द नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ टॉपिकल एनेस्थीसिया देते हैं। हम एनेस्थेटिक क्रीम लगाते हैं। इसके अलावा भी कुछ तकनीकें हैं जिन्हें हम प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल है कि जब ये प्लेटलेट्स दिए जाते हैं तो क्या होता है। प्लेटलेट्स में साइटोकाइन या ग्रोथ फैक्टर होते हैं जो आपके बालों की जड़ों यानी हेयर फॉलिकल्स पर असर करते हैं। ये एक तरह से फर्टिलाइजर या खाद की तरह काम करते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हेयर फॉलिकल्स को फिर से जीवित कर देता है, ताकि वो जो बाल हैं उन्हें हेल्दी बना रहा है, फॉलिकल्स को हेल्दी कर रहा है, हेयर फॉल को रोक रहा है और नए बाल उगाने में मदद कर रहा है। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि पीआरपी में साइटोकाइन और ग्रोथ फैक्टर होते हैं जो बालों की जड़ों पर खाद की तरह काम करते हैं। इसके बाद बहुत लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि डॉक्टर, यह कितने दिन तक लेना होगा या कैसे लेना होगा। असल में हमें 8 से 10 सेशंस देने पड़ते हैं। जिन पेशेंट्स को अनुवांशिक कारणों से हेयर फॉल हो रहा है यानी एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, उनके मामले में 10 से ज्यादा सेशंस की जरूरत पड़ सकती है। यह बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। इसे करने में सिर्फ 1 से 1.5 घंटा लगता है। और एक और बात जो मैं कहना चाहूंगा वह यह है कि इसमें किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि यह पूरी तरह से नेचुरल प्रोसीजर है। हम आपके ही ब्लड को प्रोसेस करके आपको देते हैं, तो यहाँ साइड इफेक्ट होने का कोई चांस नहीं है। एक और बात कहना चाहूंगा कि यह प्रक्रिया जरूर किसी एक्सपर्ट के हाथों ही करवाएं, क्योंकि अगर आपने यह प्रोसीजर करवा भी लिया लेकिन सही तरीके से नहीं हुआ तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा। इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट करें, कारण को पता करें और बाकी ट्रीटमेंट प्रोसीजर अगर आप कर सकते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद।